Hello friends, now we are continuing with the solution of DSC 2017 question paper. In the previous lectures we are done with the first 7 questions. Now we are continuing further. Let us read the next question. Okay, now it says that the next 2 questions are based on the following information. Suppose A is selling the Taj Mahal. वाह भाई, ताज महल बिक रहा है, देखो खरीदना है आपको. A is selling the Taj Mahal by the following auction procedure. There are 2 bidders, 1 and 2. दो लोग हैं जो बिडिंग कर रहे हैं उसके लिए. ईच बिडर हैज वैल्यूएशन VI ऑफ ताज एंड सबमिट्स अ बिड BI. तो VI आपके मन में जो वैल्यूएशन है, जो आप सोचते हैं कि ये ताज इतने का होना चाहिए. मैं मान लेता हूं कि टॉय की बात हो रही है, असली ताजमहल तो बिकता नहीं है, किसी टॉय की बात हो रही है. आपको लगता है ये टॉय 10 रुपए का है, आपके मन में है कि 10 रुपए से महंगा नहीं होना चाहिए भाई, तो ये VI हो गया. अब आप उसके लिए क्या बिड लिखोगे, वो BI होगा. और बिड सील्ड एनवेलप में, मतलब वो बिड आप ही लिखेंगे, तो आप ही को पता होगी क्या बिड आपने लिखी है. द ताज इज गिवन टू बिडर हु सबमिट्स द हाईएस्ट बिड. ऑब्वियस बात है, जो ज्यादा महंगा, जो ऊंची बोली लगाएगा उसको मिल जाएगा. इफ बोथ बिडर सबमिट्स द सेम बिड देन ईच गेट्स द ताज विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. अगर दोनों ने सेम बिड लगाई तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, फिर 50-50 चांस है मिलेगा या नहीं मिलेगा. इफ बिडर आई विंस देन शी पेज द प्राइस मिनिमम B1 B2. आपने 10 रुपए का बिड लगाया, उसने 9 रुपए का बिड लगाया, सर्टेनली आप जीत जाओगे. लेकिन आपको प्राइस क्या देना होगा, दोनों का मिनिमम, यानी 9 रुपए. समझ गए बात को. अगर जीतेगा तो वो जो हाईएस्ट बिड लगाएगा, मगर वो कीमत कितनी देगा, जो दोनों की बिड में छोटी कीमत होगी वो देगा. बहुत बढ़िया है. तो और पे ऑफ क्या मिलेगा, आपको लगता था ताज 10 रुपए का है तो आपको कीमत देनी पड़ी 9 रुपए, सर्टेनली आपको 1 रुपए का नेट फायदा हो गया. तो VI माइनस मिनिमम B1 B2 आपका नेट गेन है. और जो लूज कर जाएगा, जिसने 9 रुपए की बिड लगाई थी और वो हार गया, उसको ना कुछ देना है ना उसे कुछ मिलेगा, उसका पे ऑफ 0 है, कॉस्ट भी 0 है. और आगे कहता है बिडर आईज वैल्यूएशन VI इज नोन ओनली टू बिडर आई. तो आपके मन में जो वैल्यूएशन आपने सोची है ताजमहल के उस खिलौने की, वो आप ही को पता है सिर्फ, और कोई नहीं जानता. राइट, ठीक है. तो BI मे और मे नॉट मैच VI. BI VI के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. आइए एक एग्जाम्पल जिसमें लिया, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. मान लेते हैं आपका जो वैल्यूएशन है वो 10 रुपए है और जो राइवल बिडर है उसको लगता है 8 रुपए का होना चाहिए. आपको पता है कॉस्ट क्या देनी है, कम देनी है. तो आप कितनी बिड करना चाहोगे, आपको यह नहीं पता कि उसकी वैल्यूएशन 8 रुपए है या क्या वैल्यूएशन, आपको नहीं पता. आपका बेस्ट चांस क्या है सर, कि आप हाईएस्ट बिड दें. क्योंकि आप हाईएस्ट बिड से ऊपर बिड इसलिए देंगे कि आपको उससे ज्यादा की वैल्यू लगती नहीं ताज की, तो उससे ज्यादा तो आपको नुकसान, अगर मिल भी गया तो आपको लॉस होगा. तो आपका बेस्ट चांस है कि आप 10 रुपए का बिड करें. आप नहीं जानते सामने वाले का बिड क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है. अगर उसकी वैल्यूएशन आपसे ज्यादा है तो सर्टेनली आप हार जाएंगे, फिर ना आपको कुछ मिलेगा ना आपने कुछ देना है. लेकिन उसकी वैल्यूएशन अगर आपसे कम है तो वो लोअर बिड करेगा, आप जीत जाओगे. और प्राइस क्या देना होगा, जो उसकी बिड है, तो सर्टेनली आपको फायदा होगा. तो बेस्ट चांस क्या है कि आप हाईएस्ट बिड करें, हाईएस्ट पॉसिबल. भाई अगर आप 9 रुपए बिड करते हैं मान लो, और उसकी वैल्यूएशन भी 9 रुपए ही है, तो फिर तो टाई हो गया, फिर तो 50-50 चांस हो गया. आप जीत सकते थे, आपने उस चांस को गवा दिया. आपकी जो वैल्यूएशन 10 है, अगर आप 9 की बिड भी करते हैं तो भी चांस है कि आप हार जाएं, क्योंकि फिर तो इक्वलिटी आ जाएगी. यहाँ पे 8 लिया मैंने, चलो आप 8 रुपए बिड करते हैं, तो चांस है कि आप हार जाएं. आप कहेंगे सर मैं 9 रुपए कर दूं इस सिचुएशन में, तो आपको क्या पता उसकी बिड 8 रुपए की है, वैल्यूएशन 8 रुपए की है उसकी, आपको तो नहीं पता. तो आपके लिए बेस्ट क्या है कि आप हाईएस्ट बिड करें, आपके जीतने का चांस हाईएस्ट होगा वहां पे. तो सर्टेनली यहां पर हर प्लेयर अपनी बेस्ट जीतने के चांस को देखते हुए हाईएस्ट पॉसिबल बिड करेगा. वो क्या होगा, B1 इज इक्वल टू V1, B2 इज इक्वल टू V2, यानी BI इज इक्वल टू VI. तो कहां पर है जी BI इज इक्वल टू VI, ए में है. मैंने आंसर लिखा हुआ नीचे, BI इज इक्वल टू VI, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है. ना कोई इससे कम देना चाहेगा, ज्यादा तो कोई देगा नहीं, सर्टेन बात है. ओके, ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. इफ BI इज द ऑप्टिमल बिड फॉर बिडर I, देन इट वेरीज विद बिडर आईज बिलीफ अबाउट अदर बिडर्स वैल्यूएशन. आपको पता ही नहीं उसकी वैल्यूएशन, तो आप कैसे, आप तो अपने आप को जानते हो. तुक्का तो मारना नहीं है ना यहाँ पे सर, उसके तो कुछ पैसे मिलने नहीं है. तो आप उसकी, आपके मन में उसकी वैल्यूएशन थोड़ी चल रही होगी, और चल भी रही है तो आपको पता नहीं है, तो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, उसकी आप कुछ वैल्यूएशन का यूज नहीं कर सकते, तो उसके चेंज होने से भी आपको फर्क नहीं पड़ता कोई. इट वेरीज विद बिडर आईज बिलीफ अबाउट अदर बिडर्स बिड. आपको जो उसकी वैल्यूएशन भी नहीं पता, उसकी बिड भी नहीं पता, दोनों बातें सेम है, दोनों काम की नहीं है. सी बोथ ए एंड बी, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, और डी रह गया सिर्फ नीदर ए नॉर बी. तो डी इज करेक्ट ऑप्शन है इसका. आपको दूसरे की बिड के बारे में नहीं पता, उसकी वैल्यूएशन के बारे में नहीं पता, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया, तो डी इसका आंसर. बड़े आसान क्वेश्चन चल रहे हैं सर यहाँ पे. तो ठीक है जी, हमारी वेबसाइट है जहाँ से हम लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आपको पता ही है.
10th क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा. द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द कुर्नॉट ड्यूओपॉली मॉडल इज अ पेयर ऑफ क्वांटिटीज x1 x2. आपको पता है ना नैश इक्विलिब्रियम कहां पे आता है कुर्नॉट का. मैं पहले बता देता हूं आपको. आपको ऐसे मालूम है फिर भी मैं एक बार याद करा देता हूं. ये प्लेयर 1 है x एक्सिस पे, प्लेयर 2 है y एक्सिस पे. x1 इज द, या q1 कह लीजिए, q1 इज द क्वांटिटी ऑफ प्लेयर 1, q2 इज द क्वांटिटी ऑफ प्लेयर 2. और स्केल ले लें. ये है बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1 इन टर्म्स ऑफ q2 होता है. ये जो फ्लैटर है ये है बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 2, ये इन टर्म्स ऑफ q1 होता है. और जहां पर ये दोनों मीट करते हैं इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज कुर्नॉट नैश इक्विलिब्रियम. ये आपने कंसेप्ट की क्लास में मेरे साथ पढ़ा है. दिस इज बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1 इन टर्म्स ऑफ q2 and this is best response of player 2 in terms of q1. ये सब बातें हमने कंसेप्ट की क्लास में डिस्कस करी हुई है ना. तो जहां पर दोनों के बेस्ट रिस्पॉन्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है जिसको मैं नाम दे दूं E, पॉइंट E, तो इस पॉइंट E इज द कुर्नॉट नैश इक्विलिब्रियम. राइट. अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सर क्या कह रहा है जी क्वेश्चन. The Nash equilibrium of Cournot duopoly model is a pair of quantities x1 x2 such that the best response curves of firm 1 and 2 are tangential. Best response यहाँ पे tangential नहीं होते सर, intersecting होते हैं. मैंने दिखाया अभी आपको. The isoprofit curves of firm 1 and 2 are tangential. ये भी नहीं होते. An isoprofit of each firm is tangential to best response curve of the other firm. ये भी नहीं होता. ये स्टैकलबर्ग में होता है. लीडर की जो आइसोप्रॉफिट होती है वो फॉलोअर को के बेस्ट रिस्पॉन्स को टेंजेंशियल होती है. स्टैकलबर्ग में ऐसा होता है, लेकिन दोनों की तब भी नहीं होती एक दूसरे को टेंजेंशियल. ये भी गलत है. डी नन ऑफ द अबव. डी सही है जी. कोई भी तीनों में से बात सही नहीं है तो डी सही है. आंसर भी लिखा है नीचे डी. ठीक है. बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया, तो मुफ्त के नंबर बांट रहे हैं. ले लो, अब की बारी में भी आ जाएंगे. कह रहे कंसिडर द 11th क्वेश्चन. कंसिडर द स्टैकलबर्ग डुओपॉली मॉडल विद फर्म 1 चूजिंग क्वांटिटी x1 फर्स्ट, फर्म 2 ऑब्जर्व्स x1 एंड सेट्स क्वांटिटी x2 thereafter. द नैश इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ दिस गेम इज पेयर ऑफ क्वांटिटीज x1 x2. देखो जो लीडर होता है ना, फर्म 1 लीडर है अगर, तो लीडर फॉलोअर के बेस्ट रिस्पॉन्स में, लीडर जो है फॉलोअर का जो बेस्ट रिस्पॉन्स है, ये ए बी फॉलोअर का बेस्ट रिस्पॉन्स है. लीडर फॉलोअर के बेस्ट रिस्पॉन्स में ऐसा पॉइंट चुनता है जहां उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो. और प्रॉफिट मैक्सिमम तो वहां होता है जहां पे वो अपने आइसोप्रॉफिट में, आइसोप्रॉफिट को सबसे नीचे, आप जानते हैं आइसोप्रॉफिट नीचे आता है तो प्रॉफिट बढ़ता है. तो यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पे लीडर का आइसोप्रॉफिट फॉलोअर को टेंजेंशियल होता है. ठीक है. फॉलोअर के बेस्ट रिस्पॉन्स को टेंजेंशियल होता है. पॉइंट एस बोल दूं, ये है स्टैकलबर्ग नैश इक्विलिब्रियम. स्टैकलबर्ग नैश इक्विलिब्रियम. तो ये वो सिचुएशन है जहां पर लीडर, यहां प्लेयर 1 लीडर है, तो लीडर ऐसा पॉइंट चुनता है जहां पे उसका आइसोप्रॉफिट फॉलोअर के बेस्ट रिस्पॉन्स को टेंजेंशियल होता है. ये कंसेप्ट की क्लास में हमने इसको मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन भी करी हुई है, इसको हमने एनालिटिकली प्रूव भी किया हुआ है. बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है सर एमसीक्यू में तो सिर्फ, और अप्लाई करना है. ठीक है. अभी क्योंकि कंसेप्ट की क्लास है तो डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं मैं, सिर्फ आपको याद करा रहा हूं. अब देख लेते हैं, ऐसे ही कुछ होगा जरूर. आइसोप्रॉफिट कर्व्स ऑफ फर्म 1 and 2 आर टेंजेंशियल. नहीं, दोनों की नहीं होती सर, लीडर की होती है. आइसोप्रॉफिट कर्व ऑफ फर्म 1 इज टेंजेंशियल टू बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फर्म 2. बिल्कुल सही है जी, क्योंकि फर्म 1 लीडर है तो फर्म 1 का आइसोप्रॉफिट फर्म 2 के बेस्ट रिस्पॉन्स को टेंजेंशियल होता है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. कई बार क्या होता है, एक करेक्ट होता है दूसरा ज्यादा करेक्ट होता है, तो जो ज्यादा करेक्ट है उसको चुनना चाहिए हमको. सी कह रहा है आइसोप्रॉफिट कर्व ऑफ फर्म 2 इज टेंजेंशियल टू बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फर्म 1. ये नहीं है सर, फॉलोअर की टेंजेंशियल नहीं होती, लीडर की टेंजेंशियल होती है. और डी है नन ऑफ द अबव, सब गलत है. बी सही है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ गए बात को? क्लियर है? ओके. क्वेश्चन नंबर 12. कंसिडर द फॉलोइंग गेम. गेम क्या है सर? प्लेयर 1 जो है उसके पास दो ऑप्शन है, टॉप बॉटम. प्लेयर 2 के पास दो ऑप्शन है, लेफ्ट राइट. यहाँ पे लेफ्ट राइट को LR से लिखा है, टॉप बॉटम को TB से लिखा है, और उनके पे ऑफ्स हैं XY की फॉर्म में. ये गिवन है कि Y X से बड़ा है, X A से बड़ा है, A B से बड़ा है, और नैश इक्विलिब्रियम पूछ रहा है आपसे. मैं टेबल बना लूं, X X B Y Y B. X X B Y वाई बी ए ए. ये सर है यहां पे आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम. और क्वेश्चन में आपको पता है
that y is more than x is more than a is more than b. पहले नैश जैसे निकालते हैं वैसे प्लेयर 1 पहले क्या सोचेगा, ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है, प्लेयर 1 क्या सोचेगा, उसने अगर लेफ्ट चला तो मेरे लिए एक्स वाई में से कौन बेटर है, वाई बेटर है। उसने अगर राइट चला तो मेरे लिए बी ए में से कौन बेटर है, ए बेटर है। तो यानी प्लेयर 1 के लिए तो बी जो है बॉटम, वो क्या है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। फॉर प्लेयर 1 बॉटम इज डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। अब प्लेयर 2 के लिए सोचते हैं, वो सोचता है क्या कि अगर प्लेयर 1 ने टॉप चला तो एक्स वाई में से वाई बेटर है, इसने अगर बॉटम चला तो बी ए में से ए बेटर है, तो इसके लिए राइट डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, दोनों के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। तो ये जो बॉटम कॉमर राइट है, इट इज डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन ने कुछ और ना पूछा, हमने तो कर दिया वैसे। Which of the following is true when the strategy profile BR is unique Nash equilibrium? बिल्कुल सही, यूनिक है। जब डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होती है तो एक ही आता है, अगर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है तो फिर एक ही Nash equilibrium आता है और वो आ रहा है, तो एक करेक्ट ऑप्शन है इसका। फिर भी आगे पढ़ लो, BR is one of the many Nash equilibrium, नहीं जी और कोई है ही नहीं। BR TL Nash equilibrium ना, सब गलत है, ए सही है, सिर्फ ए इज द करेक्ट ऑप्शन। BR is the unique Nash equilibrium। याद रखिएगा जब भी दोनों प्लेयर्स के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजीज होंगी तो जहां दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटेजीज का इंटरसेक्शन है वही नेचुरली में होगा और वो यूनिक होगा और कोई आ ही नहीं सकता उस केस में। ठीक है जी, समझ गए बात को, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं सर। करेक्ट, कंसिडर अ कंज्यूमर विद यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू y इंटू मिनिमम x कॉमा z। y इज इक्वल टू मिनिमम x कॉमा z। देखो ये अब क्या बोलते हैं इसको, हम इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं। एक फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है मिनिमम, एक फंक्शन आपने पढ़ा है कॉब डगलस, उन दोनों को मिक्स कर दिया इसने, y इंटू मिनिमम ऑफ x कॉमा z। अब हम मान लेते हैं कि x कॉमा z का मिनिमम w है, लेट w इज मिनिमम ऑफ x कॉमा z, तो u क्या हो गया, u हो गया y इंटू w। तो ये कॉब डगलस बन गया सर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। द प्राइसेस ऑफ ऑल थ्री गुड्स आर सेम, तीनों का प्राइस सेम है, मान ले तीनों का प्राइस p है, p तीनों का प्राइस है। द कंज्यूमर हैज 100 रुपीज टू स्पेंड ऑन दीज थ्री गुड्स, द डिमांड विल बी सच दैट y लेस देन x इज इक्वल टू z, y मोर देन x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, नन ऑफ द। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मैं आपसे इस बात की शर्त लगा सकता हूँ, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z लिख कर आ जाएंगे, क्योंकि मिनिमम में उन्होंने पढ़ा x इज इक्वल टू z होता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। देखो सर, पहले हम W की बात करते हैं। W क्या है, W वहां आएगा जहां x इक्वल टू z है, W वहां आएगा जहां पे क्या x इज इक्वल टू z है। फॉर W वी हैव x इज इक्वल टू, जितना आप x लोगे उतना ही z भी लोगे। यानी जब W आप ले रहे हो मतलब आप एक x ले रहे हो और एक z ले रहे हो, तो 1 यूनिट ऑफ W is equal to 1 unit of x plus 1 unit of z। यानी प्राइस ऑफ w क्या होगा, वो होगा p प्लस p यानी कि 2p। मैंने बोल दिया था, लिखा नहीं था, तीनों का प्राइस हमने p मान लिया था। समझ गए बात को, राइट। और अब आपके पास u क्या है, y इंटू w, u क्या है y इंटू w। तो y क्या होगा, y होगा 1/2 इंटू m बाई पी, और w क्या होगा 1/2 इंटू m/2p। तो कौन सी क्वांटिटी ज्यादा होगी, y ज्यादा होगी, y ज्यादा होगी। ठीक है, तो y ज्यादा है किससे, w से। w क्या है, जहां पर x इज इक्वल टू z आ रहा है, w इज इक्वल टू मिनिमम है ना, यानी w इज इक्वल टू x इज इक्वल टू z है, तो y इज मोर देन x इज इक्वल टू z, y इज मोर देन w आ रहा है यहां पर। ठीक है, और W क्या है, x इज इक्वल टू z, तो y इज मोर देन x इज इक्वल टू z। ये बात ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। B इज द करेक्ट ऑप्शन, y इज मोर देन x इज इक्वल टू z। बहुत क्या कहें, आसान क्वेश्चन हैं सर। कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं आप ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये वाकई में डीएससी के लेवल से बहुत आसान क्वेश्चन है सर। चलिए अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं आसान है, सब बच्चे खुश रहें। A firm uses 2 inputs to produce its output। 14 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक फर्म को 2 इनपुट्स चाहिए। फॉर ऑल पॉजिटिव इनपुट प्राइसेस द फर्म एम्प्लॉयज एन इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्म x, अल्फा x।
अब ये अल्फा एक्स क्या है, वाई है, यानी यहाँ पे वाई की जगह क्या यूज करें, अल्फा एक्स, तो आपको यही मालूम चल गया वाई क्या है, अल्फा एक्स है, अल्फा पॉजिटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फर्म्स टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट फर्म्स टेक्नोलॉजी, बहुत आसान है, जहां पे वाई की जगह अल्फा एक्स आ रहा वो ले लो। एक्स पावर, देखो फर्स्ट में क्या मिनिमम है ना, तो क्या ऑप्टिमलिटी कहां पे आएगी, जहां पे एक्स पावर अल्फा इज इक्वल टू वाई हो, ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स। सेकंड में आ रहा है कहां पे आएगा ऑप्शन, जहां पे अल्फा एक्स इज इक्वल टू वाई, यही चाहिए। देखिए आपको फंक्शन में ऊपर जो कॉम्बिनेशन दिया एक्स कॉमा वाई की जगह एक्स कॉमा अल्फा एक्स दिया, मतलब वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स चाहिए। बी में देखिए ऑप्टिमलिटी कहां पे होगी, जहां पे वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स है, तो यही वो पॉइंट है, यही वो प्रोडक्शन फंक्शन है जो आपको वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स देगा, जो आपको चाहिए, तो बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। और भी कोई, मैंने कहा हमेशा आप कंक्लूजन पे एकदम से मत कूद जाइए, बस ये अपने मन में ध्यान कर लीजिए ये करेक्ट ऑप्शन है, कोई इससे बेहतर भी होगा तो उसको चुन लेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई, एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई ये नहीं चाहिए, एक्स इज इक्वल टू वाई पावर अल्फा ये भी नहीं चाहिए, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। गलत तो मैंने नहीं कहा सर, कि क्वेश्चन आसान है, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सपोज देयर आर टू टेलीकॉम फर्म्स 1 and 2 हु हैव पेड K1 इज इक्वल टू K1 मोर देन 0, K2 मोर देन 0, ये उनकी संक कॉस्ट कह सकते हैं, फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं। लेट K1 मोर देन K2, ठीक है। दे प्रोड्यूस एन आइडेंटिकल गुड। देखो बर्ट्रैंड में आप याद रखना, बर्ट्रैंड ही है ना यहाँ पे, हाँ लिखा है आगे बर्ट्रैंड। बर्ट्रैंड में आप याद रखना इस बात को कि दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, या तो दोनों फर्म्स आइडेंटिकल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, या दोनों फर्म्स सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जो आइडेंटिकल नहीं होते, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के। अगर वो आइडेंटिकल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं तो फिर हम देखते हैं उनकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है। अगर मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल होती है तो वहां पे होता है बर्ट्रैंड पैराडॉक्स, P1 इज इक्वल टू P2। अगर मार्जिनल कॉस्ट अनइक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, अगर अनइक्वल है तो जो जिसकी लोअर मार्जिनल कॉस्ट है वो विनर हो जाएगा। एक की मार्जिनल कॉस्ट 8 है, एक की 10 है, 8 वाला विनर होगा। वो क्या करेगा, 10 के थोड़ा सा नीचे प्राइस फिक्स कर देगा। एक की मार्जिनल कॉस्ट 8 है, एक की 10 है, तो उसमें क्या होता है, जो इसकी मार्जिनल कॉस्ट 8 रुपीज है विनर होता है, वो 10 रुपए से थोड़ा नीचे प्राइस फिक्स कर देता है। मान लो 9.9 फिक्स कर दिया उसने प्राइस, तो इसमें जिसकी 10 कॉस्ट है वो तो मार्केट से आउट हो गया, पूरी मार्केट इसको मिल गई। इसके नीचे क्यों करना चाहेगा, जब उसी में उसको 9.9 में पूरी मार्केट शेयर मिल सकता है, तो इससे कम प्राइस वो क्यों लेगा। लेकिन अगर दोनों की मार्जिनल कॉस्ट बराबर है 10-10 रुपए, तो फिर दोनों को इक्वल प्राइस लेना पड़ता है, P1 इज इक्वल टू P2। यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, तो सेकंड केस मैंने बोला इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो नहीं लगेगा। आइडेंटिकल प्रोडक्ट में क्या होगा, अब देखना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट सेम है कि नहीं है, और आइडेंटिकल एवरेज कॉस्ट ऐसी, तो एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है, यानी जब कांस्टेंट एसी होती है तो एमसी एसी इक्वल होते हैं, तो एमसी भी दोनों की सेम है, और सेम एमसी मैंने बोला क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P2। बर्ट्रैंड पैराडॉक्स का केस है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल मार्जिनल कॉस्ट, बर्ट्रैंड पैराडॉक्स, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू MC, ठीक है। दे एंगेज इन बर्ट्रैंड कॉम्पिटिशन में, बोली चुको आंसर C, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू MC, ऑप्शन नंबर C तो होता ही है। ये तो कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछ लिया सिर्फ उसने, लेक्चर में मैंने जब पढ़ाया तो बड़ी क्लियरली बताया इस बात को, सभी केसेस डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं वहां पे। मैंने जितना भी हो सकता है मैं मतलब ब्रीफली जो आपके सामने एक बार रिव्यू कर सकता हूँ वो रिव्यू कर देता हूँ, ताकि आप उसको रिलेट कर पाए अपने कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट की क्लास के साथ। अब 16 देखते हैं क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे और आएंगे, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ 16 तक करेंगे अभी हम। 16 करते हैं, देखिए कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग गेम विद प्लेयर्स 1 and 2, पे ऑफ्स आर डिनोटेड बाय A, B, where A is 1's payoff and B is 2's payoff. First player 1 chooses U or D, she plays D, then the game ends and the payoff are 1, 0. If she plays U, then player 2 chooses U or D. If she plays D, then the game ends and the payoffs are 0, 2. If she plays U, then the player 1 again chooses U or D. The game ends in both the cases. If player 1 chooses D, payoff are 4, 0. Player 1 chooses U, payoffs are 3, 3. सीक्वेंशियल गेम है, ठीक है। आइए जरा पहले मैं आपको इसका एक्सटेंसिव फॉर्म बना लेता हूँ, फिर इसको हम समझ पाएंगे क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। देखिए पहले हम प्लेयर 1 की बात कर रहे हैं सर, उसके सामने दो उपाय हैं, दो विकल्प हैं, या तो वो D चूज करेगा या U चूज करेगा। D चूज करा तो 1, 0, U चूज करा तो प्लेयर 2 की बारी आ जाएगी। प्लेयर 2 के सामने भी दो विकल्प मौजूद हैं, प्लेयर 2 ऑल्सो हैज 2 ऑप्शंस, D और U। अगर प्लेयर 2 D चुनता है तो पे ऑफ क्या आएगा, 0, 2, गेम खत्म हो जाएगी।
0,2 गेम खत्म, यू चुनता है तो फिर प्लेयर 1 की बारी आएगी। प्लेयर 1 अगेन हैज टू ऑप्शंस, इधर डी और यू। अगर वो डी सिलेक्ट करता है तो 4,0 पे ऑफ है, और यू सिलेक्ट करता है तो 3,3। तो देखिए ऐसे में हम क्या करते हैं, बैकवर्ड इंडक्शन मेथड यूज करते हैं। तो लास्ट जो इसका सब गेम है वो सबसे लोएस्ट जो ब्रांच है ट्री की वो है, प्लेयर 1 को डिसाइड करना है डी और यू। डी सिलेक्ट करने पे 4 मिलेगा, यू सिलेक्ट करने पे 3 मिलेगा प्लेयर 1 को। प्लेयर 1 को डिसाइड करना है, डी सिलेक्ट करने पे 4, यू सिलेक्ट करने पे 3। तो कोई भी रैशनल प्लेयर क्या चुनेगा, डी चुनेगा। डी सिलेक्ट करेगा जी, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया 4,0। अब प्लेयर 2 को सिलेक्ट करना है, वो डी सिलेक्ट करेगा तो 2 मिलेगा, यू सिलेक्ट करेगा तो 0 मिलेगा। तो सर्टेनली वो क्या सिलेक्ट करेगा, वो 2 सिलेक्ट करेगा जी। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया 0,2। अब प्लेयर 1 को सिलेक्ट करना है, वो डी सिलेक्ट करेगा तो 1 मिलेगा, यू सिलेक्ट करेगा तो इस सारे प्रोसेस मालूम चल गया हमारे को कि उसको 0 मिलेगा। रैशनलिटी का प्रिंसिपल यही कहता है कि उसको 0 मिलेगा। प्लेयर 1 को डी सिलेक्ट करने पे 1 मिलेगा, और यू सिलेक्ट करने पर उसको 0 मिलेगा। तो सर्टेनली वो डी सिलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पर 1,0। तो प्लेयर 1 विल सिलेक्ट डी, गेम एंड्स। दिस इज द सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम, एक ही नैश इक्विलिब्रियम इसका एसपीएनई, दैट प्लेयर 1 सिलेक्ट्स डी। ठीक है, बाकी बारी आएगी नहीं, किसी चीज की बारी आनी नहीं है, क्योंकि उनकी बारी नहीं आनी। जब प्लेयर 1 ने डी चुनना है, गेम खत्म हो जानी, वहीं पे गेम खत्म है। देखते हैं कुछ पूछ के रहा था, मैंने ये तो कर दिया। खैर, दिस गेम हैज यूनिक नैश इक्विलिब्रियम, दिस गेम हैज अ यूनिक सब गेम परफेक्ट। देखो, दिस गेम हैज यूनिक नैश इक्विलिब्रियम, इसके लिए तो मुझे टेबल बनानी पड़ेगी तो पता चलेगा। दिस गेम हैज यूनिक सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम, ये बात सही है, हमने निकाल दिया। एक ही सब गेम एसपीएनई आ रहा है इसका, दैट प्लेयर 1 विल सिलेक्ट स्ट्रेटेजी डी एंड गेम एंड्स। इसका यूनिक एसपीएनई है। दिस गेम हैज नो एसपीएनई सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है जी। दिस गेम हैज मल्टीपल सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है। बी सही ऑप्शन है, दिस गेम हैज यूनिक सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम। मैं दोबारा एक बार आपको दिखाता हूँ, कुछ बच्चों को इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखो, इसमें हम बैकवर्ड इंडक्शन यूज करते हैं। सबसे नीचे प्लेयर 1 है, प्लेयर 1 को देखो, वो देखता है अगर मैं डी चुनूंगा तो मुझे 4 रुपए का पे ऑफ मिलेगा, यू चुनने पे 3 का मिलेगा। तो बेस्ट क्या है, 4 रुपए कमाना, तो 4 कमाएगा, डी चुनेगा। उसने डी सिलेक्ट किया तो सर यहाँ पे अब क्या आएगा, पे ऑफ 4,0 आएगा। प्लेयर 2 को सिलेक्ट करना है, वो देखता है डी सिलेक्ट करूंगा तो 2 रुपए मिलेंगे, यू सिलेक्ट करूंगा तो 0 रुपए मिलेंगे। तो बढ़िया क्या है, 2 रुपए कमा लेना 0 के मुकाबले। तो वो डी सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या पे ऑफ आएगा, ये वाला 0,2 यहाँ आ जाएगा उठ के। ठीक है, अब प्लेयर 1 देखता है क्या, अगर मैं डी सिलेक्ट करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, और अगर मैं यू सिलेक्ट करूंगा तो सारी प्रोसेस समझ गया वो, रैशनलिटी का कंसेप्ट से ये सब कैलकुलेशन करके जान गया कि उसको 0 रुपीज मिलेंगे। तो बेटर क्या है उसके लिए, 1 रुपए कमाना, तो वो डी सिलेक्ट करेगा। जब वो डी सिलेक्ट करेगा, गेम वहीं खत्म हो जाएगी, गेम आगे जाएगी नहीं। तो प्लेयर 1 सिलेक्ट्स डी एंड गेम एंड्स। दिस इज एसपीएनई। ठीक है जी, समझ गए। तो इसका ऑप्शन फिर से आपको दिखा दें, that option number B, this game has a unique sub game perfect Nash equilibrium. Option B is the correct option. ठीक है जी, समझ गए? ओके, थैंक यू।